हम्म पिछले क्लास में हम, हाँ वेरी गुड, पिछले क्लास में हम लोग ये बात किए थे कि किसी भी वस्तु का जब डिमांड होता है तो वो डिमांड या मांग किन किन कारकों से प्रेरित होता है। जैसे कोई भी लक्ष्य या कोई भी काम करने जाते हैं तो उसके पीछे कई कारण होते हैं, उसी कारण के वजह से उस काम को आप संपादित करते हैं, कार्य को संपादित करते हैं। उसी तरह से वस्तु की अगर आप मांग कर रहे हैं तो उसके पीछे कई कारक होते हैं जिससे प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के मांग होता है। उसमें हम लोग सबसे पहला कारक देखे थे कि वस्तु की कीमत, यानी अगर किसी वस्तु की कीमत प्राइस ज्यादा होगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, ये मांग को प्रभावित करता है। क्लियर है? अगर वस्तु की मांग को बढ़ाना है तो उसके प्राइस को घटाना होगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये हम लोग पहला पॉइंट देखे थे कि किसी मांग को प्रभावित करने वाला कारक होता है। कब? जब अदर फैक्टर या अन्य चीज स्थिर हो। अन्य चीज स्थिर हो मतलब कि पूरक वस्तु और प्रतिस्थापक वस्तु का कीमत भी स्थिर हो, उपभोक्ता की आय स्थिर हो, उपभोक्ता का पसंद और रुचि स्थिर हो, बदल न रहा हो, और भविष्य की प्रत्याशा वस्तु को लेकर के वो भी स्थिर हो। अगर ये सब चीज स्थिर होगा तो मांग प्रभावित होगा प्राइस से, कीमत से। ठीक है, तो पहला फैक्टर था किसी भी मांग को प्रभावित करने का वस्तु का कीमत। अब अगर हम एक एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन देते हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि क्वेश्चन है कि किसी निजी शिक्षण संस्थान जो अर्थशास्त्र पढ़ाता है उसकी मांग प्रभावित होगी या मांग में लोच होगा। दिख रहा है आप लोगों को? ऑप्शन ए, अगर शिक्षण फीस बढ़ जाती है, बी, अगर इसी तरह सामान्य गुणवत्ता के दूसरा शिक्षण संस्थान खुल जाता है, सी, अगर शिक्षण संस्थान छात्रों के पहुंच से दूर हो, या डी, सिर्फ एक मिनट, अगर छात्रों को ऐसा लगने लगे कि कुछ दिनों के बाद
इसको ऊपर आके बाकी लिख रहे हैं, कुछ दिनों के बाद संस्थान का फीस कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, या बढ़ जाएगा। और एक और ऑप्शन है ई, केवल ए बी, ऑप्शन ई है, एक मिनट, सभी सही है। अब इसमें आंसर क्या होगा? क्वेश्चन यह है कि किसी निजी शिक्षण संस्थान जो अर्थशास्त्र पढ़ाता है, हाँ, कोई निजी शिक्षण संस्थान है, प्राइवेट एजुकेशन सेंटर या ट्यूशन सेंटर है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, उसकी मांग प्रभावित होगी, उसकी मांग या प्रभावित होगी या मांग में लोच होगा, इलास्टिसिटी होगा। कब? अगर शिक्षण की फीस बढ़ जाती है। दूसरा, अगर इसी तरह समान गुणवत्ता के दूसरा शिक्षण संस्थान खुल जाता है, अगर शिक्षण संस्थान छात्रों के पहुंच से दूर हो जाए, अगर छात्रों को ऐसा लगने लगे कि कुछ दिनों के बाद संस्थान का फीस कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। और ऑप्शन ई, सभी सही है। क्या ऑप्शन सही होगा? यहां पे ऐसे समझ लो, ये शिक्षण संस्थान जो है गुड्स है, सर्विस है। शिक्षण संस्थान सर्विस है, तो वस्तु या सर्विस की मांग कब बढ़ती है और घटती है? यही तो है रूल ऑफ डिमांड, मांग का नियम। तो किसी भी वस्तु, गुड्स या सर्विस का डिमांड कब प्रभावित होगा? तो एक एग्जांपल में हमने एक ट्यूशन सेंटर को ले लिया है, तो उसकी डिमांड जो अर्थशास्त्र पढ़ाता है उसका मांग प्रभावित होगा, यानी बच्चे उसके पास कम आएंगे कि ज्यादा आएंगे। कब? अगर वो शिक्षण यानी कि उसका ट्यूशन का फीस बढ़ जाता है, अगर इसी तरह से गुणवत्ता, मतलब जैसा ये पढ़ाता है उसी तरह के समान गुणवत्ता वाला दूसरा शिक्षण संस्थान खुल जाता है, अगर शिक्षण संस्थान छात्रों के पहुंच से दूर हो, यानी कि कहीं दूर खुल जाए, अगर छात्रों को ऐसा लगने लगे कि कुछ दिनों के बाद संस्थान का फीस कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। क्या आंसर होगा? क्या होगा? ई। ये किसका, कौन बोल रहा है? ये सुप्रिया। ये आंसर कौन दे रहा है? सुप्रिया। ठीक है, बाकी आप? वेरी गुड, ई ऑप्शन इज राइट आंसर। ई ऑप्शन, हाँ सभी सही है। हाँ, डिस्टर्ब हो रहा। अच्छा, एक काम कर, अब इसको हम देखते हैं कैसे आपका ऑप्शन ये सही है। यहाँ पे हम ये वस्तु ये जो है शिक्षण संस्थान है। अब हम खरीद बिक्री किस चीज का करते हैं? या तो वस्तु का या फिर सर्विस का। या तो कोई सामान खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस को खरीदते हैं। जैसे आप हमारा सेवा ले रहे हैं तो ये सर्विस ले रहे हैं, अगर ये खरीदेंगे मार्कर तो ये वस्तु खरीदेंगे। तो इस शिक्षण संस्थान से जो सेवा दी जा रही है, टीचिंग दी जा रही है, वो सर्विस है जो आप खरीद रहे हैं। अब हमने कहा कि ये इसमें इलास्टिसिटी होगा, यानी इसका मांग प्रभावित होगा। हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए। इसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग इसका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो किस आधार पर बढ़ सकता है, घट सकता है? अगर हम फी बढ़ा दिए, सपोज मान लो हमने फी बढ़ा दिया और हम कह दिए भाई 10,000 रुपया महीना लगेगा। अब 10,000 रुपया महीना फी बढ़ गया तो स्वाभाविक है कि इसका कीमत बढ़ गया। कीमत बढ़ गया तो स्वाभाविक है कि इसका डिमांड क्या होगा, हो सकता है कम हो जाए।
जब हमने फीस बढ़ा दिया तो इसका मतलब कीमत बढ़ गया। तो रूल ऑफ डिमांड तो यही कहता है ना कि किसी वस्तु या सेवा का कीमत अगर बढ़ता है तो उसका मांग कम होने लगता है। तो हमने यहाँ पे फीस बढ़ाया तो इसका मतलब कीमत बढ़ा दिया, तो इसका मांग प्रभावित हो सकता है, यानी इलास्टिसिटी आ सकता है डिमांड में। नेक्स्ट ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि अगर इसी तरह समान गुणवत्ता के दूसरा शिक्षण संस्थान खुल जाता है, यानी प्रतिस्थापक सेवा मिल जाता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो गया प्रतिस्थापक, यानी तू नहीं और सही, आप नहीं देंगे सेवा तो कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास है। जैसे ही हम फी बढ़ाएंगे तो हो सकता है हमारा डिमांड कम हो जाए अगर प्रतिस्थापक वस्तु हो, यानी दूसरा कोचिंग सेंटर हो। तो यहाँ पे ये अगर खुल जाता है शिक्षण संस्थान और हम कीमत बढ़ा देते हैं, फी बढ़ा देते हैं, तो हो सकता है हमारा मांग प्रभावित हो जाए अगर प्रतिस्थापक है तो ये दूसरा हो गया प्रतिस्थापक वस्तु या प्रतिस्थापक सेवा। तीसरा है अगर शिक्षण संस्थान छात्रों के पहुंच से दूर हो, तो ये कहां पे आएगा? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं दूर होने की वजह से छात्र का खर्चा बढ़ जाएगा वहां पे क्लास जाने और आने में, यानी कि इसका व्यय बढ़ जाएगा। उसका व्यय बढ़ा, खर्च बढ़ा, तो स्वाभाविक है कि उसका असर मांग पर पड़ेगा। अगर उपभोक्ता का आय निर्धारित है, निश्चित है, और खर्च बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो डिमांड धीरे धीरे कम करने लगेगा। तो यहाँ पे ये भी सही है क्या? तो उपभोक्ता का आय पर प्रभाव पड़ रहा है, आय या उसका मुद्रा के राशि पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसीलिए ये भी प्रभावित करेगा। नेक्स्ट, अगर छात्रों को ऐसा लगने लगे कि कुछ दिनों के बाद फीस कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, तो ये भी प्रभावित करेगा। कैसे? अगर लगता है उन लोगों को कि फीस कम हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, तो क्या होगा? इसमें एडमिशन का या कोचिंग संस्थान से जुड़ने का संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर लगे कि नहीं इसका बढ़ जाएगा, तो लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे इससे, यानी ये है कि भविष्य की प्रत्याशा अगर उनको लग जाता है कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, तो उससे भी डिमांड प्रभावित होगा। यानी ये भविष्य की प्रत्याशा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी है। अगर फ्यूचर का एक्सपेक्टेंसी हो गया, भविष्य की प्रत्याशा हो गया, तो ये मांग भी प्रभावित करेगा। समझ में आया? भविष्य की प्रत्याशा, तो ये वो सारे फैक्टर हैं जिससे डिमांड डिटरमाइन होता है, मांग प्रभावित होता है। पिछले क्लास में हम लोग यही सीखे थे। आप इसको एक पेन के जगह पर भी उदाहरण रख करके देख सकते हैं। यहाँ पे पेन का उदाहरण रख सकते हैं कि किसी कीमत अगर पेन का बढ़ जाता है तो उसका मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ये सारा सिचुएशन रहेगा तो स्वाभाविक है कि डिमांड उसका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्लियर है? तो पहला फैक्टर तभी काम करेगा जब ये सारा सिचुएशन हो। मांग को प्रभावित करने वाला दूसरा फैक्टर क्या है? मांग को प्रभावित करने वाला या डिमांड को डिटरमाइन करने वाला दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है इनकम से, उपभोक्ता का आय से संबंधित है। एक तो हम कीमत से देखें कि कीमत अगर बढ़ता है घटता है तो मांग प्रभावित होता है। दूसरा फैक्टर है इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता का आय। अब आप कल्पना करो कि अगर आपका आय बढ़ जाता है तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। अगर आपका इनकम बढ़ जाता है, मान लो 1 लाख रुपया पर मंथ कमाते थे, अब 1.5 लाख रुपए कमाने लगे, तो आपका डिमांड बढ़ेगा। स्वाभाविक है कि आप खर्च ज्यादा करेंगे। पैसा कब करेंगे? क्या कहीं ना कहीं आप खर्च करेंगे। तो किस चीज में खर्च करेंगे? तो लग्जरियस गुड में आप खर्च करने लगेंगे। जो इसेंशियल गुड्स है या जो मौलिक या बुनियादी सेवा है, बुनियादी सर्विसेज है और वस्तु है,
उसकी मांग ज्यादा नहीं बढ़ेगा, आप विलासिता की वस्तु या लग्जरियस गुड्स की मांग करने लगेंगे, विलासिता की वस्तु की मांग होगी। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा ज्यादा हो गया तो नमक ज्यादा खाने लगेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, वो जितना खाते हैं उतना ही खाएंगे। आप करेंगे क्या कि कल तक आप मोबाइल यूज नहीं करते थे तो मोबाइल यूज करने लगेंगे, कल तक 4G या 5G स्मार्टफोन यूज नहीं करते थे, बेसिक फोन यूज करते थे तो वो यूज करने लगेंगे। समझ में आया? यानी कि विलासिता की वस्तु या लग्जरियस गुड्स में आप खर्च करने लगेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बहुत सारी वस्तुओं की मांग घटने भी लगती है। जब आपका आय बढ़ता है तो आप कई ऐसे चीज है जिसको छोड़ने लगते हैं, जिसको ग्रिफिन गुड्स कहा जाता है, घटिया वस्तु। आप उन सब चीजों को त्यागने लगते हैं। अगर आपका आय बढ़ा, सपोज ऐसे समझ लो आपका इनकम बढ़ गया, इनकम इंक्रीज कर गया। पहले क्या करते थे भाई, पहले चना दाल खाते थे, जैसे ही आय बढ़ा आप क्या कर दिए भाई, अब आप अरहर का दाल खाने लगे, या हो सकता है दाल खाए ही नहीं, अब कुछ बेहतर चीज खाने लगे, कुछ ऐसे प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाले चीज खाने लगे जो बहुत महंगा है। तो इन वस्तुओं को जो, या उन वस्तुओं को जो आय बढ़ने पर हम छोड़ देते हैं, उसके जगह पर कोई दूसरा वस्तु यूज करने लगते हैं, तो उन छोड़े गए वस्तुओं को घटिया वस्तु कहा जाता है या ग्रिफिन गुड्स कहा जाता है। जैसे अनाज में आप ले लो ज्वार, बाजरा, इस तरह का चीज आज हम छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं? क्योंकि हमारा इनकम ज्यादा हो गया। पहले लोग यही खाते थे, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, इस तरह का चीज खाया करते थे। अब नहीं खाते क्योंकि उनका इनकम बढ़ गया है। अब उसके जगह पे वो अरहर, चना दाल, मसूर दाल, इस तरह का चीज वो यूज करते हैं। तो आय बढ़ने से दोनों ही तरह का स्थिति होता है, इनकम बढ़ने से कंज्यूमर का दोनों ही सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। एक तो महंगे वस्तुओं का डिमांड बढ़ने लगता है, और जो सस्ते और घटिया चीज होते हैं जिसको हम ग्रिफिन गुड्स कहते हैं, उसका डिमांड कम होने लगता है। समझ में आया? तो इसका मतलब यह है कि डिमांड प्रभावित कर होता है उपभोक्ता के आय से। मान लो कल तक हम साल में, ऐसे भी समझ लो, एक सिंपल से एग्जांपल से, मान लो हम साल में पहले एक ही कपड़ा खरीद पाते थे या दो खरीद पाते थे, एक होली में, एक दशहरा में, क्योंकि हमारा इनकम लिमिट था, 25,000 रुपया महीना था, परिवार था, तो उसमें हम दो ही वस्त्र खरीद पाते थे। लेकिन जैसे ही हमारा डबल इनकम हो गया या ट्रिपल हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब हर महीना हो सकता है कपड़ा खरीदने लगे, और महंगे वाले कपड़ा खरीदने लगे, ब्रांडेड कपड़ा खरीदने लगे। तो इसका मतलब यह है कुल मिला जुला करके कि आय के बढ़ने से विलासिता या कीमती वस्तुओं का मांग बढ़ जाता है। दूसरा, आय के बढ़ने से सामान्य वस्तुओं का भी कीमत बढ़ सकता है या मांग बढ़ सकता है। और तीसरा, आय के बढ़ने से उपभोक्ता का कुछ वस्तुओं का डिमांड कम भी हो सकता है। ठीक है? तो जिन वस्तुओं का डिमांड कम हो जाता है उसको घटिया वस्तु कहा जाने लगता है, या सेकंड क्लास गुड्स कह सकते हैं आप। ठीक है? सुप्रिया, सुप्रिया सुनाई दे रहा है? वीडियो ऑन करो तो अपना। सुप्रिया, तीसरा कंडीशन है कि अगर उपभोक्ता का पसंद बदलता है, कंज्यूमर का टेस्ट बदलता है, तो उससे भी डिमांड प्रभावित होता है। तीसरा कंडीशन है मांग को प्रभावित करने के लिए उपभोक्ता का पसंद।
अब उपभोक्ता का पसंद बदलने से भी मांग प्रभावित हो सकता है, हो सकता है। हाँ, कैसे हो सकता है? मान लो दो तरह से हो सकता है। मान लो कोई नया चीज इनोवेट कर दिया गया या आविष्कार कर दिया गया है, और दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि मान लो विज्ञापन में दिखाया गया, एडवर्टीजमेंट में। अब कल तक हम ये सिंपल 10 रुपए का या 20 रुपए का मार्कर यूज करते थे। हम पहले 20 रुपए का मार्कर यूज करते थे। अब पता चला कि इसी 20 रुपए के मार्कर के जगह पे टीवी में दिखा रहा है कि एक ऐसा मार्कर आया है जो 20 रुपया का है या 25 रुपया का है या 15 रुपया का है, जितना भी रुपए का है। ऐसा मार्कर आविष्कार किया गया है जो एक बार रिफिल कर दीजिए तो कम से कम आप 10 घंटे रेगुलर क्लास ले सकते हैं। ऐसा एक नया मार्कर का इजाद किया गया, आविष्कार किया गया। तो आप क्या करेंगे? पहले वाले मार्कर को भूल जाएंगे, अब दूसरे मार्कर की आपकी पसंद हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये तो हो गया आविष्कार, यानी कि आविष्कार से कुछ नए चीज हम ऐसे ले आए जो उपभोक्ता को मैक्सिमम संतुष्टि देता है। तो स्वाभाविक है कि उपभोक्ता का पसंद बदल जाएगा। दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि विज्ञापन में दिखाया जा रहा है कि भाई फेयर एंड लवली लगाने से लोग गोरे हो जाएंगे। अब ये विज्ञापन में दिखाया गया, फेयर एंड लवली लगाइए और गोरे हो जाइए। तो विज्ञापन में दिखाने की वजह से क्या होगा? अब इसका डिमांड बढ़ जाएगा। अभी तक से इसका डिमांड नहीं था। अभी तक से क्या यूज करते थे? अभी तक से वीको टर्मरिक यूज करते थे। मान लो वीको टर्मरिक यूज करते थे। अब ये विज्ञापन में फेयर एंड लवली को बेटर दिखाया गया कि फेयर एंड लवली लाइए, लगाइए और स्मार्ट बन जाइए। तो हो सकता है आपका टेस्ट बदल जाए और आप ये अब वहां पे हो सकता है फी भी डिटरमाइन करे या इसका प्राइस भी डिटरमाइन करे कि प्राइस कितना है, लेकिन विज्ञापन का असर पड़ता है। तो किसी भी मांग पर उपभोक्ता का पसंद यानी टेस्ट या इंटरेस्ट प्रभावित होता है दो कारणों से, एक विज्ञापन से और दूसरा आविष्कार से। और अगर ये दोनों हो गया है तो स्वाभाविक है कि उस पहले वाली वस्तु के मांग पर प्रभाव पड़ेगा। कौन बैकग्राउंड में कौन प्ले कर रहा है? सुप्रिया, कौन है बैकग्राउंड प्लेयर? समझ में आया? तो ये तीसरा फैक्टर हो गया जिससे डिमांड प्रभावित होता है। अगर एडवर्टीजमेंट कर दिया जाए या कोई लेटेस्ट या नए आविष्कार हो जाए तो उससे किसी वस्तु की मांग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों से प्रभावित होती है। जैसे आज देख लो एक एग्जांपल से, आज ऑफलाइन क्लासेस का डिमांड कम हो गया है। ऑफलाइन क्लास बहुत कम ही लोग कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक लेटेस्ट इनोवेशन आ गया कि आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो अब बहुत सारे लड़कों का टेस्ट बदल गया है और वो घर बैठे ऑनलाइन क्लास करना पसंद कर रहे हैं, न कि किसी घर से दूर 20 किलोमीटर जा करके किसी इंस्टीट्यूट में 1 घंटे के या 2 घंटे के क्लास के लिए पूरा दिन अपना टाइम वेस्ट करें। उनके जगह पे उनको एक लेटेस्ट जो इनोवेशन या आविष्कार हुआ है वो पसंद, उसके आने से उनका पसंद बदल गया है। ठीक है। तीसरा चीज, चौथा कारक है, फोर्थ फैक्टर है पूरक वस्तु और प्रतिस्थापक वस्तु के कीमत में परिवर्तन। पूरक वस्तु एवं प्रतिस्थापक वस्तु के कीमत में लोच या परिवर्तन।
इससे भी मांग प्रभावित होता है, इससे भी मांग प्रभावित होता है। ऐसा होगा, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। यानी कि अगर आज चीनी का कीमत 40 रुपए किलो है तो आपके घर में दिन भर में 5 बार चाय बनता है, 5 टाइम आपके घर में चाय बनता है। लेकिन जैसे ही पता चला कि इसका दाम 60 रुपए किलो हो गया तो अब चाय 5 के जगह पे हो सकता है 3 बार बनने लगे, या हो सकता है 4 बार बनने लगे। क्यों? क्योंकि चीनी, चाय बनाने में चीनी पूरक है, सप्लीमेंट्री गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, सहायक वस्तु है। इसी तरह से अगर दूध का कीमत बढ़ गया, मान लो 50 रुपए लीटर है, इसके जगह पे अब 60 रुपए या 70 रुपए हो गया, तो चाय फिर कम बनने लगेगा। क्योंकि दूध के बढ़ने से बाकी सब नहीं बढ़ा है, ना तो चीनी का दाम बढ़ा है, ना तो चाय पत्ती का दाम बढ़ा है, ना तो गैस का दाम बढ़ा है, लेकिन सिर्फ दूध के दाम बढ़ने से चाय की मांग कम हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, तो पूरक वस्तु ये है जब, हाँ, पूरक वस्तु वो होता है जब आखिरी उत्पाद में सहायक के रूप में या सहायक उत्पाद के रूप में काम करता है। उपभोक्ता वस्तु के रूप में आने से पहले उसमें कई सामग्री जो होता है उसी को हम पूरक वस्तु कहते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ईंट, सीमेंट, ये सब पूरक वस्तु है जो एक दूसरे के बिना नहीं, कोई यूज नहीं है। अब ये मार्कर है सपोज, अब मार्कर आज हम 20 रुपए में खरीद के ला रहे हैं, पता चला कि इसका मार्कर में जो स्याही है उसका कीमत बढ़ गया है। अब जैसे ही इसका कीमत बढ़ेगा, स्याही का, इंक का, तो हो सकता है इसका भी कीमत बढ़ जाएगा 5 रुपया 2 रुपया जितना भी। जब इसका कीमत बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि इसका डिमांड कम हो जाएगा। तो पूरक वस्तु के कीमत बढ़ने से मुख्य उत्पादक वस्तु या मुख्य उत्पाद का कीमत बढ़ जाता है और इससे डिमांड कम हो जाता है। क्लियर है? हाँ, इसी तरह से प्रतिस्थापक या सब्स्टिट्यूशनल गुड्स है। तो सब्स्टिट्यूशनल गुड्स का क्या होगा, ये क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूशनल गुड्स दरअसल उस गुड्स को कहते हैं या उस वस्तु को कहते हैं जो विकल्प के रूप में हो, वो एक विकल्प देता है। सब्स्टिट्यूशनल गुड्स या प्रतिस्थापक गुड्स आपको एक ऑप्शन देता है, विकल्प देता है। मान लो हम इस मार्कर का यूज कर रहे हैं, मेरे पास ये मार्कर है, अब इस मार्कर का प्राइस हाई हो गया, ठीक है, तो इसके जगह पे एक और ऐसा हाइलाइटर पेन है, हाइलाइटर को भी हम बोर्ड पे लिख सकते हैं और उसको भी इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, और इसका प्राइस ऐसे ही है। तो स्वाभाविक है कि अब इसके जगह पे इस मार्कर के प्राइस बढ़ने की वजह से इसका डिमांड बढ़ जाए, हो सकता है, क्योंकि इसके जगह पे हम ये यूज करने लगेंगे हाइलाइटर का। समझ में आया? हाँ, यानी मार्कर का कीमत बढ़ा और उसके जगह पे उसी तरह का काम करने वाला हाइलाइटर का कीमत नहीं बढ़ा है, और उससे भी वही सब सेवा लिया जा सकता है जो मार्कर से लिया जा सकता है। तो स्वाभाविक है कि कस्टमर या उपभोक्ता स्विच कर जाएगा हाइलाइटर की ओर, मार्कर को छोड़ करके, और जैसे ही इधर कंज्यूमर स्विच किया, इसका डिमांड कम हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिस्थापक वस्तु का कीमत भी प्रभावित करता है मांग को। जैसे मान लो कि अगर ट्रेन का किराया बढ़ गया, सपोज, जब आपको पता था, एक और एग्जांपल से देख लो, मान लो यहां से आपको बोकारो जाना है, या आप कहां पे हो, आप लोग बोकारो में हो, चलो बोकारो या धनबाद, जहां भी हो, धनबाद में हो, और पता चला धनबाद से रांची आने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ट्रेन है और दूसरा बस है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों का किराया लगभग सेम ही है,
ये भी 100 रुपया लेता है, ये भी 100 रुपया लेता है। अब आपको आदत है कि बस से भाई ठीक है आपके घर के पास मिल जाता है, तो आपको 100 रुपया फेयर लगता है, आप बस पकड़ते हो और सीधे रांची चले आते हो। अब पता चला बस का फेयर 100 रुपया की जगह 120 रुपया हो गया। आपके पास ऑप्शन है, क्या करोगे आप? अगर ट्रेन का फेयर वैसे ही बना हुआ है 100 रुपया का 100 रुपया ही, तो आप क्या करोगे? तुरंत ट्रेन को पसंद करने लगोगे कि चलो अब हम ट्रेन से चलते हैं। लेकिन अगर कल्पना करो कि इसका फेयर न बढ़, इसका फेयर भी बढ़ जाए और इसका फेयर एज इट इज बना रहे बस का, या इसका फेयर भी बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मान लो इसका भी बढ़ गया 120 हो गया और इसका भी 120 हो गया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों का सेम किराया है, तो आप जो पसंद से जा रहे थे उसी से जाएंगे। यानी कि मांग प्रभावित होता है प्रतिस्थापक वस्तु के कीमत से। अगर वो बढ़ा घटा तो मूल वस्तु के मांग पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर पेट्रोल का कीमत बढ़ जाएगा तो मोटरसाइकिल का मांग बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा, क्योंकि पूरक वस्तु का मांग कीमत बढ़ गया है, पूरक वस्तु का कीमत बढ़ गया है। और अगर मोटरसाइकिल और कार दोनों का अगर ऐसा ही स्थिति हो जाए कि प्रतिस्थापक हम मोटरसाइकिल की जगह पे कार भी उसी रेट में आ जाए, तो हम क्या पसंद करने लगेंगे? कार पसंद करने लगेंगे। इसका मतलब यही है कि मांग कई कारकों से प्रभावित होता है, डिमांड के लिए कोई एक फैक्टर नहीं है। उस डिमांड को लोचदार बनाने में, उसके मांग को कम बेसी करने में कई कारक होते हैं। ठीक है, फाइनल जो फैक्टर है या आखिरी कारक है जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, वो भविष्य की आशा या प्रत्याशा। भविष्य की आशा या प्रत्याशा आप कर सकते हैं। पांचवा फैक्टर भविष्य की आशा या प्रत्याशा। मान लो आपको लगता है सपोज कि किसी वस्तु का कीमत या स्टॉक कम होने वाला है। मान लो किसी वस्तु मार्केट, आपको पता है कि ये मार्केट में कम होने वाला है, 2-4 महीना ये नहीं मिलने वाला है, यानी स्टॉक इसका कम होने वाला है सपोज। तो आप क्या करोगे? इसका मांग बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि क्योंकि आप क्या करोगे? आप उसको स्टॉक करके रखना चाहोगे, क्योंकि 2-3 महीना के बाद नहीं मिलेगा। होगा। और एक स्थिति ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में आने वाले 1-8 महीने के बाद इस मार्केट में इस मार्कर का कीमत घट जाएगा, 20 के जगह पे ये 10 रुपया में मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या होगा? यहाँ पे मांग इसका कम हो जाएगा, अभी मांग उसका कम हो जाएगा। ये दोनों भविष्य की प्रत्याशा है। अगर स्टॉक में कमी होने वाला है, जैसे आज भी देखते हैं हम लोग मार्केट में, हम लोग को मार्केट में गलती से भी र्यूमर फैल जाए, पता चल जाएगा कि फलना चीज 2 महीने के बाद नहीं मिलेगा, अब हम लोग फटाफट उसको लगते हैं खरीद करके स्टोर करने, रखने। इसी में क्या होता है? ब्लैक मार्केटिंग होने लगता है। नहीं, अब मान लो इसका, अब यहाँ पे जो बिचौलिया है वो क्या करता है? वो यहाँ दोनों तरह से कीमत बढ़ाएगा या मांग बढ़ा लेगा। जैसे मान लो बिचौलिया है, अब मार्कर एक गुड्स है, उसको बिचौलिया को पता है कि मार्केट में इतना डिमांड है मार्कर का, वो क्या करेगा कि इसका सप्लाई रोक देगा। सप्लाई रोक देगा तो मार्केट में क्या हो जाएगा? अब इसका क्राइसिस होने लगेगा, कमी होने लगेगा मार्कर का।
और मार्केट में मार्कर का जैसे ही कमी होने लगेगा, बिचौलिया क्या करेगा, मार्केट में इसका प्राइस को हाई कर देगा और यहाँ से वो मुनाफा कमा लेगा, बेनिफिट या प्रॉफिट ले लेगा। कर सकता है, होता ही है। इसी को कहा जाता है ब्लैक मार्केटिंग या काला बाजारी। ये हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन में, कैसे मार्केट को कंट्रोल किया जाता है। ये सेम चीज शेयर मार्केट में ऐसे ही काम किया जाता है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, किसी शेयर को हाइक कर लेते हैं, खरीद करके उसको स्टॉक कम कर लेंगे और जैसे ही मार्केट में वो कम हो जाएगा उसका वैल्यू हाई हो जाता है। अब जो शेयर एक एक रुपया कीमत था, पूरा एक बिचौलिया खरीद लिया, बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टर है, और मार्केट में अब उसका कीमत बढ़ जाएगा। अब जैसे ही कीमत बढ़ा तो 1 रुपया में खरीदा था, वो 2 रुपया या 3 रुपया में बेच करके क्विट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब वो जैसे ही बाहर निकला, अब इसका प्राइस धीरे धीरे कम होने लगा। तो जो लोग 3 रुपया में खरीदे थे, अब वो गिरते 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 1 रुपया में आ जाएंगे, यानी उनका 2 रुपया का लॉस हो गया। अब ये तो बेचारे चले गए लॉस में, इनको हो गया घाटा और बिचौलिया कमा लिया पर शेयर 2 रुपया। तो शेयर मार्केट का खेला है, ऐसे ही होता है। तो भविष्य की प्रत्याशा पूरे मांग को, पूरे इकोनॉमी को प्रभावित करता है। एक तो स्टॉक में कमी या वृद्धि से, अगर पता चल रहा है कि भाई मार्कर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो लोग कम खरीदने लगेंगे। उनको पता है आने वाले समय में इसका कीमत कम हो जाएगा क्योंकि उत्पादन बहुत हो रहा है। या हो सकता है उनको ये पता चल गया है कि भाई 2 महीना लॉकडाउन होने वाला है, उत्पादन इसका कम होगा क्योंकि बंद रहेगा, तो मार्कर का ज़रूरत कैसे पूरा होगा, तो लोग उसका मांग बढ़ाने लगेंगे। यानी कि भविष्य की संभावना को लेकर के आशंकित होकर के लोग किसी वस्तु की मांग को बढ़ा भी सकते हैं और किसी वस्तु की मांग को घटा भी सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये 10 रुपये का मार्कर या 20 रुपये का मार्कर 2 महीने के बाद 5 रुपये में बिकेगा, तो क्या करेंगे, मांग को अपना बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? क्या करेंगे वो? मान लो आज के डेट में अभी 15 अगस्त है, 15 अगस्त को उनको लगता है कि भाई 15 अक्टूबर के बाद इस मार्कर का कीमत 5 रुपया हो जाएगा। तो लोग अभी क्या करेंगे, मार्कर को खरीदेंगे ज्यादा कि कम करेंगे? इनको लगता है कि 2 महीना के बाद इसका प्राइस गिरने वाला है मार्कर का, तो लोग अभी मार्कर को खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना, हाँ कम खरीदेंगे। 2 महीने के बाद का इंतजार करेंगे कि जब हो जाएगा तब खरीदेंगे, अभी कम ही खरीदो, यानी डिमांड कम हो जाएगा। तो ये है कुल मिला जुला करके वो 5 बेसिक या 5 बेसिक फैक्टर जो डिमांड को डिटरमाइन करता है या प्रभावित करता है, निर्धारित करता है कि मांग बढ़ेगा कि घटेगा। समझ में आया? और इसी में दोनों ही पक्ष, कंज्यूमर अपना गेम खेलता है, प्रोड्यूसर अपना गेम खेलता है, सप्लायर अपना गेम खेलता है, और मार्केट के ये तीनों खिलाड़ी कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा मुनाफा कमाएं तो हम ज्यादा मुनाफा कमाएं। कंज्यूमर सोचता है कि हम ज्यादा मुनाफा कमा लें कम से कम प्राइस दे करके, डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर ये समझता है कि हम ज्यादा मुनाफा कमा लें बेच करके, और प्रोड्यूसर ये सोचता है कि हम ज्यादा मुनाफा कमा लें कीमत बढ़ा करके। और ये खेला ये तीनों का आपाधापी या ये चलते रहता है मार्केट में मांग को लेकर के, और इससे मांग का ग्राफ हमेशा बदलते रहता है। अब इसका आपको ग्राफ भी जान लेना पड़ेगा कि अगर पूरक वस्तु या प्रतिस्थापक वस्तु का कीमत बढ़ता है तो मांग पर क्या कैसा ग्राफ बनेगा, उपभोक्ता का आय बढ़ता है तो मांग पर का कैसा ग्राफ बनेगा, भविष्य की प्रत्याशा है तो उसका कैसा मांग का ग्राफ होगा या डायग्राम बनेगा। और वो डायग्राम से भी हो सकता है सवाल आपसे पूछे जाए, लेकिन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है, आपको डिमांड से संबंधित जान लेना चाहिए। तो किसी डिमांड को प्रभावित करने के लिए ये बेसिक या फंडामेंटल फैक्टर है जिससे मांग प्रभावित होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ 2 और ऐसे कारक हैं जिससे मांग प्रभावित होता है।
डिमांड प्रभावित होता है वो है जनसंख्या में वृद्धि। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया, यानी कि जनसंख्या का आकार और संरचना बदल गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, जनसंख्या में वृद्धि हो गया, तो बताइए मांग बढ़ेगा कि घटेगा? मांग बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन में ग्रोथ होने से मांग बढ़ जाता है। विशेष करके उन वस्तुओं का मांग बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी। इसका फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसका डिमांड बढ़ जाता है। यानी कि ऐसी वस्तुओं का मांग बढ़ने लगेगा जो इसेंशियल है, आवश्यक है, उसका मांग बढ़ जाएगा। जैसे हर किताब कॉपी का मांग बढ़ जाएगा, पेन का मांग बढ़ जाएगा, कपड़ा का मांग बढ़ जाएगा, ये सब जो चीज है उसका मांग बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बेसिक नीड है। और अगर सोचो, अगर इस पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर या संरचना बदल जाए, संरचना कहने का मतलब यह है कि अगर 100 का आबादी है या 1 लाख का या 100 करोड़ का या 1 करोड़ का आबादी है, मान लो 1 CR का आबादी है 1 करोड़ का, अब 1 करोड़ का आबादी में पता चला कि 60% युवा है, यूथ, और जनसंख्या बढ़ा हुआ है, तो वैसी स्थिति में किस चीज का गुड्स बढ़ जाएगा? तो लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट का गुड्स या लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट है उसका मांग बढ़ जाएगा। जैसे मोबाइल का मांग बढ़ जाएगा, मोटरसाइकिल का मांग बढ़ जाएगा, कंप्यूटर का मांग बढ़ जाएगा, यानी वो सब चीज जो लाइफ स्टाइल को बेटर करता है उन सब चीजों का मांग बढ़ जाएगा। शिक्षा का मांग बढ़ जाएगा, ब्यूटी प्रोडक्ट का मांग बढ़ जाएगा। तो जो लाइफ स्टाइल गुड है, अगर युवा है, यूथ है, तो वो मांग बढ़ जाएगा। अगर वृद्धों की जनसंख्या ज्यादा है तो हो सकता है दवाई की मांग ज्यादा बढ़ जाए, हॉस्पिटल का डिमांड ज्यादा होने लगे, बीमा और पेंशन जैसे सर्विसेज का मांग ज्यादा होने लगे। तो जैसी आयु संरचना होगी, जितनी आबादी, उस पॉपुलेशन या उस जनसंख्या के संरचना में, उस अनुसार से उसका मांग में डिमांड में बदलाव होते रहता है। क्लियर है? एक और लास्ट फैक्टर है, फाइनल फैक्टर, वो है राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम में अगर वृद्धि हो जाए। नेक्स्ट फैक्टर है, उससे भी मांग प्रभावित होता है। नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गया तो स्वाभाविक है कि अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गया तो उसका कहीं ना कहीं मांग पे प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुआ है तो इसका मतलब यह है कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गया होगा, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गया होगा। प्रति व्यक्ति आय, हम प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम बटा पॉपुलेशन। जितना राष्ट्रीय आय है उसको पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं तो उससे हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। अब मान लो आपके पूरे परिवार का जो कमाई है, सपोज आपके पूरा परिवार में 5 सदस्य हैं, उसमें से 5 लोग या 3 लोग कमाते हैं 1 लाख रुपया मिलकर, तो ये हो गया नेशनल इनकम। अब उसमें से सुप्रिया, टिंकू और प्रिया, सुभद्रा, स्नेहा का अलग अलग इनकम है। तो जो अलग अलग इनकम है, किसी का मान लो 20,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 5,000 है, तो ये पर कैपिटा इनकम हो गया। और जब इसी को हम कंबाइन कर देते हैं तो हो गया
राष्ट्रीय इनकम या राष्ट्रीय आय। तो अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है तो उससे भी मांग प्रभावित होता है, मांग बढ़ जाता है। विशेष करके जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो किस चीज का मांग बढ़ेगा? अगर आपके पास आपका राष्ट्रीय आय बढ़ गया तो स्वाभाविक है कि आप लग्जरियस गुड्स की मांग करने लगेंगे। जो बेसिक गुड्स है वो तो आप ऐसे ही जितना आपका आता था और जितना आपका पहले से इनकम था या आय था उससे उन जरूरत को तो पूरा करते ही रहेंगे, लेकिन जब आपका आय बढ़ जाता है तो आप थोड़ा सा लग्जरियस वस्तुओं की मांग करने लगते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे फैक्टर हैं, बेसिक फैक्टर हैं जिससे डिमांड प्रभावित होता है।